जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका लेक्चर में, जिसमें कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आगे का पार्ट मराठा एम्पायर पर। जिसमें कि मैंने पिछला लेक्चर जो खत्म किया था वो खत्म किया था मैंने मराठा एम्पायर के शिवाजी की जो लड़ाइयाँ लड़ी गई वहां तक मैंने ये पार्ट कंप्लीट किया था। जिसमें कि पहली 5 जो युद्ध हुए थे शिवाजी के समय में, शिवाजी ने जो लड़े थे, पहली 5 लड़ाइयाँ लड़ी थी, वहां तक मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। जिसमें कि मराठा एम्पायर यानी कि टॉपिक जो मैंने लिया है वो टॉपिक है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, और उसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं मराठा एम्पायर को। यानी कि शुरू से मराठा एम्पायर का जब नींव रखी जाती है, उसके बाद में मराठा एम्पायर में छत्रपति शिवाजी ने जिस तरीके से मराठा एम्पायर का उत्कर्ष किया वहां तक हम आगे बढ़े। उसके बाद आगे हम मराठा एम्पायर की पूरी पृष्ठभूमि किस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हुई है उसको हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है शिवाजी की 5 प्रमुख लड़ाइयां। जो पहली लड़ाई थी, 5 जो प्रमुख थी, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब उससे हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि अगली 5 लड़ाइयों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 5 अगले युद्ध, यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो शिवाजी ने अपने जीवन काल में 10 प्रमुख युद्ध लड़े थे, और जिसमें कि इन्होंने काफी बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था, मराठा एम्पायर की नींव रख दी थी, मराठा एम्पायर का विस्तार किया था। तो आज हम कंप्लीट करेंगे आगे के 5 लड़ाई, 5 युद्ध, जिसमें कि सूरत की लड़ाई, उसके बाद में पोरबंदर पुरंदर की लड़ाई, और आगे चल के अन्य लड़ाइयों पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, साजिद भोसले को मैंने कंप्लीट कर लिया था। साजिद भोसले के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी थी, जो कि छत्रपति शिवाजी के पिता थे। उन्होंने ही मराठा एम्पायर की नींव रखी थी, और उन्होंने जिस तरीके से अन्य राज्यों के साथ में नौकरी की एक सेना नायक के रूप में, और किस तरीके से वो बीजापुर के शासक के यहाँ पर नौकरी करते हैं, और फिर बीजापुर जो कि दक्षिण भारत का क्षेत्र था, महाराष्ट्र का क्षेत्र था, वहां पर शिवाजी ने अपने कौशल के साथ में युवा अवस्था से ही यहाँ पर जो किले थे उन किलों पर अधिकार करना चालू कर दिया था। आगे जाकर जब साजी भोसले जी की मृत्यु होती है, उसके बाद में मराठा एम्पायर की कमान छत्रपति शिवाजी के हाथ में आती है, और छत्रपति शिवाजी उस एम्पायर को आगे बढ़ाते हैं। उसमें से 5 लड़ाई जो कि लड़ी गई थी उस पर हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई, पवन खंड की लड़ाई, चकन की लड़ाई और अंबर खंड की लड़ाई मैंने यहाँ पर आपको पूरा पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब हम आगे चलेंगे, अगली 5 जो प्रमुख लड़ाइयां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि सूरत की लड़ाई, सूरत का युद्ध, उसके बाद में पुरंदर की लड़ाई, पुरंदर का युद्ध, फिर सिंहगढ़ की लड़ाई, कर्नाटक का जो अभियान था शिवाजी का, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में संगमनेर की लड़ाई, जो कि शिवाजी की आखिरी आखिरी युद्ध, आखिरी लड़ाई मानी जाती है। वहां तक हम इसको कंप्लीट आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम आपको सूरत की लड़ाई की ओर। सूरत की लड़ाई अगर हम बात करें तो सूरत की लड़ाई जो कि 1664 1664 में ये लड़ाई लड़ी जाती है, और ये लड़ाई सूरत में ही होती है। सूरत का जो क्षेत्र है जिसपे कि मुगल एम्पायर का शासन था, मुगल एम्पायर का जिसपे कब्जा था, वहां पर शिवाजी हमला करते हैं और सूरत पर अपना अधिकार करते हैं। यानी कि इसका जो कंक्लूजन देखा जाए तो यहाँ पर भी शिवाजी की विजय होती है इस सूरत की लड़ाई में। 1664 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि सूरत शहर में लड़ी जाती है, जिसमें कि मराठा और मुगलों के बीच में ये युद्ध होता है। सूरत की लड़ाई, एक एक पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूंगा, तो सारे पॉइंट्स आप नोट भी करते जाइए, और शॉर्ट नोट्स भी आप यहाँ पर बनाते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूरत की लड़ाई की बात करें तो सूरत की लड़ाई यहाँ पर 1664 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। 1664 की का ये युद्ध है। सूरत पर हमला, सूरत पर जो हमला किया था शिवाजी के द्वारा, और यहाँ पर सूरत शहर पर
अचानक हुए हमले से यहाँ पर सूरत पर पूरी तरीके से शिवाजी का कब्जा यहाँ पर हो गया था, उसको हम देखेंगे। सूरत की लड़ाई जो कि मराठा एम्पायर की तरफ से शिवाजी ने लड़ा था, मराठा की तरफ से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने इस लड़ाई को लड़ा था। और अगर बात करें तो दूसरी तरफ से थे मुगल, दूसरी तरफ से कौन थे? मुगल थे। और मुगल की तरफ से बात की जाए तो मुगल का जो उस समय कमांडर था यहाँ पर वो था इनायत खान। कौन था? इनायत खान। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक जो हम यहाँ पर कमांडर के बारे में बात कर रहे हैं कि मराठा की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी और मुगलों की तरफ से कौन कमांडर था जो कि यहाँ पर सूरत की लड़ाई में हिस्सा लेता है, तो वो है मुगल कमांडर इनायत खान और शिवाजी के बीच में ये सूरत की लड़ाई लड़ी गई थी। और यहाँ पर मराठों ने मुगल सेना को हरा दिया था। यानी कि यहाँ का जो रिजल्ट है, यहाँ का जो परिणाम जो निकला था, वो परिणाम क्या निकला था यहाँ पर? वो परिणाम था यहाँ पर मराठा विजय हुए थे, मराठाओं की जीत हुई थी। मराठा विजय या फिर मराठाओं की यहाँ पर जीत हुई थी। और यहाँ पर ये युद्ध हुआ था, सूरत का युद्ध, वो लगभग मतलब पहले दिन ही यहाँ पर इस युद्ध को जीत लिया गया था। और यहाँ पर शिवाजी ने सूरत शहर पर अपना कब्जा कर लिया था। जब मुगल सेना को हरा दिया, उसके बाद में जब सूरत शहर पर शिवाजी का जब कब्जा हो गया, तो लगभग 6 दिनों तक मराठाओं ने इस पूरे शहर को लूटा था, जमकर लूटा था। क्योंकि ये एक बंदरगाह यानी कि एक तटीय क्षेत्र था जो कि एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। और यहाँ से मुगलों का ट्रेड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ट्रेड, बिजनेस हुआ करता था, जो कि भारत के अलावा अन्य देशों के साथ में यहाँ पर बिजनेस किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो यहाँ पर मुगलों को इस सूरत शहर की हार के बाद, सूरत की लड़ाई में हार के बाद मुगलों को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि उस समय में यहाँ पर ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पहले से ही यहाँ पे एग्जिस्टेंस में थी। तो बात कर लें तो ब्रिटिश भारत के उस समय जो रेजिमेंट रहा, जो कि था जेम्स ग्रांट डफ। कौन था? जेम्स ग्रांट डफ ने ये बताया है कि सूरत पर शिवाजी की जो लड़ाई हुई थी, वो लगभग यहाँ पर कब हुई थी? ये 5 जनवरी को हुई थी। 5 जनवरी 1664 में शिवाजी ने ये हमला किया था सूरत पर चढ़ाई की थी 5 जनवरी को, जो कि ब्रिटिश रेजिमेंट के जो कप्तान थे जेम्स ग्रांट ने इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 5 जनवरी 1664 में यह हमला शिवाजी के द्वारा किया गया था। सूरत मुगल साम्राज्य का एक समृद्ध बंदरगाह था, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या था? सूरत एक समृद्ध बंदरगाह था, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र था, समृद्ध बंदरगाह था। और तटीय क्षेत्र के होने के कारण यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था और मुगलों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी था, क्योंकि इसका उपयोग समुद्री व्यापार के लिए किया जाता था। मुगल यहाँ पर समुद्री व्यापार करते थे। सूरत शहर की बात कर लें तो सूरत शहर में उस समय अगर वहां की जनता की बात कर लें, वहां की पब्लिक की, वहां की रिहाइश की बात कर लें, तो वहां पर उस समय ज्यादातर हिंदू आबादी थी। यानी कि वहां पर हिंदू जो वर्ग था वो वहां पर रहता था। मुस्लिमों की आबादी यानी कि मुसलमान वर्ग की आबादी वहां पर कम थी और हिंदू आबादी वहां पर ज्यादा थी। तो इस कारण से यहाँ पर जो थे वो मुगल प्रशासन के सिर्फ अधिकारी हैं, जो कि अधिकारियों के द्वारा इसको अच्छी तरीके से बसाया गया था। और वहां पर जो अधिकारी थे, उन्हीं के वर्ग के जो परिवार के लोग थे, वही यहाँ पर रहते थे मुस्लिमों की तरफ से, यानी कि मुसलमान वर्ग वही थे। लेकिन ज्यादातर जो संख्या थी यहाँ पर वो हिंदुओं की ज्यादा थी, यानी कि हिंदू आबादी यहाँ पर सूरत शहर में ज्यादा रहती थी। और ये हमला इतना अचानक हुआ था क्योंकि एक प्रकार से छापामार युद्ध था, जिसकी प्लानिंग शिवाजी ने पहले से ही बना के रखी थी। तो हमला इतना अचानक हुआ कि लोगों को यहाँ से भागने का मौका नहीं मिला था, भाग नहीं पाए और अपनी तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से थी नहीं। उनको पता नहीं था, क्योंकि शिवाजी शुरू से ही छापामार युद्ध में एक तकनीकी से वाकिफ थे और शुरू से ही छापामार युद्ध ये करते आए थे। गोरिल्ला युद्ध ये इन्होंने शुरू से ही किया है, जो कि इन्होंने
विरासत में अपने पिताजी से इनको मिला था। साजी भोसले ने इस तकनीकी का विकास किया था जिसको कि बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध या फिर छापा मार युद्ध की तकनीकी साजी भोसले उनके पिताजी के द्वारा शिवाजी को ये मिला था। तो उसी छापामार युद्ध के तहत ये हमला अचानक सूरत पर किया गया था। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद में जब यहाँ पर मुगलों की जब हार होती है तो लगातार 6 दिनों तक यहाँ पर लूटा जाता है इस सूरत शहर को मराठा सेना के द्वारा, शिवाजी की सेना के द्वारा। लगभग यहाँ पर जो सूरत शहर था, सूरत शहर का 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट को जला दिया गया था। यानी कि पूरे सूरत की आधे से ज्यादा 2/3 पार्ट को यहाँ पर जला दिया था, इसमें आग लगा दी थी, जिससे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सूरत शहर को नुकसान हुआ था। उसके बाद में यहाँ से लूटा हुआ जो धन था, लूटी हुई जो जो यहाँ पर संपत्ति थी, जो कि लगातार 6 दिनों तक शिवाजी ने लूटी थी, वो यहाँ से अपने किले, जो किले कौन सा था, रायगढ़ का किला, रायगढ़ का किला जो कि प्रमुख किले के रूप में शिवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कि शिवाजी का क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था, अभिषेक हुआ था, उसी रायगढ़ के किले पर इस लूट के धन को ले जाया गया, वहां पर ट्रांसफर किया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। उसके बाद में इस लूट के धन का उपयोग मराठा राज्य के विकास के लिए किया गया। क्लियर हो गया, मराठा राज्य के विकास के लिए इस धन का उपयोग किया गया। लेकिन ये जो घटना थी, ये घटना मुगलों के लिए बिल्कुल भी पच नहीं पा रही थी। मुगल इससे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे। उस समय अगर बात की जाए तो मुगल सम्राट कौन था, वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब इस घटना से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया था, बहुत ज्यादा उसको क्रोधित कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर सूरत शहर पर अचानक हमले से सूरत शहर को बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पे कि मुगल जो सेना थी, मुगल साम्राज्य का वो एक बंदरगाह था, यहाँ पे कि समुद्री व्यापार मुगल यहाँ से किया करते थे, तो भारी नुकसान हुआ था यहाँ पर मुगलों को, जिससे कि यहाँ पर राजस्व जो मुगलों को पहले से ही मिलता था वो मिलना यहाँ पर कम हो गया था, क्योंकि लूटने के बाद में ये पूरा का पूरा सूरत शहर जला दिया गया था, जिससे कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनने में काफी समय लग रहा था। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य को राजस्व यानी कि रेवेन्यू मिलना कम हो गया था, क्योंकि सूरत बंदरगाह यहाँ पर शिवाजी के छापे के बाद में यहाँ पर जो व्यापार था, वो व्यापार इतने अच्छे तरीके से फल फूल नहीं रहा था। व्यापार में यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कमी आ गई थी। तो यहाँ पर जिस तरीके की घटनाएं शिवाजी ने छापामार युद्ध के बाद लड़ी, तो उसके बाद में मुगल यहाँ पर पहले से ही तिलमिलाए हुए थे। मुगल साम्राज्य यानी कि औरंगजेब यहाँ पे तिलमिलाया हुआ था, क्रोधित था। तो वो अपना बदला लेने के लिए मुगल सम्राट ने शिवाजी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक अनुभवी यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर सेनापति को भेजा था। अब चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बदला लेना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि औरंगजेब को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, मुगल साम्राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर शिवाजी की जितनी भी एक्टिविटी थी, जो कि यहाँ पर सारे क्षेत्र में एक के बाद में वो युद्ध करते जा रहे थे और अपने एम्पायर को बढ़ा रहे थे, तो उस एम्पायर को, उस गतिविधि को जो कि शिवाजी ने यहाँ पर बना के रखी थी, उसको अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर मुगल साम्राज्य ने उनके एक राजपूती सेनापति था। कौन था राजपूती सेनापति, राजपूत सेनापति कौन था, राजपूत सेनापति, वो था अपना जय सिंह। कौन था, जय सिंह को यहां पर भेजा। जय सिंह को यहाँ पर शिवाजी से टक्कर लेने के लिए, शिवाजी से यहाँ पर दो दो हाथ करने के लिए, बदला लेने के लिए यहाँ पर एक रणनीति बनाई। और उस रणनीति के तहत मुगल सम्राट ने शिवाजी पर गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक अनुभवी सेनापति, राजपूती सेनापति था जिसका नाम था जय सिंह, उसको यहाँ पर भेजा। और उसके बाद में यहाँ पर जो भेजने के बाद में जो गतिविधि हुई, उस गतिविधि के बाद में अगली लड़ाई यहाँ पर मिलती है हमें, जो थी हमारी पुरंदर की लड़ाई। ये तो सूरत की लड़ाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद में अगली लड़ाई में यहाँ पर जय सिंह का सामना होता है, जो कि थी पुरंदर की लड़ाई। और ये पुरंदर की जो लड़ाई है, ये पुरंदर की लड़ाई अगले वर्ष यानी कि 64 में तो सूरत को लूटा गया था शिवाजी के द्वारा। और इस लड़ाई में यहाँ पर 1665 में ये पुरंदर की लड़ाई
लड़ी जाती है, जो कि 1665 में जून के माह में 11 जून 11 जून को ये युद्ध हुआ था, जो कि पुरंदर की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो शासक थे वो कौन थे, अगर बात की जाए तो इसको हम पहले हेडिंग बना लेते हैं, पुरंदर की लड़ाई। पुरंदर की लड़ाई। फिर हम इसको एक एक करके सारे पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा आपके सामने। पुरंदर की लड़ाई जो कि 11 जून लिखिएगा, 11 जून 1665 को ये युद्ध होता है, ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई किस किस के बीच में होती है, एक तरफ में शिवाजी जो कि मराठा एम्पायर के थे, और दूसरी तरफ में मुगल सम्राट का जो सेनापति था, कौन था सेनापति, जो कि बहुत ही ज्यादा कुशल सेनापति के रूप में जाना जाता था, वो था राजपूती सेनापति। राजपूती था, वो राजपूत था, जिसका नाम था जय सिंह। जय सिंह को यहां पर भेजा था। जय सिंह राजपूत को यहाँ पर, जो कि एक कुशल सेनापति था, बहुत ही होशियार सेनापति था, राजपूत शासक था वो। और ये राजपूत जो एक क्षेत्र था, वहां का ये शासक हुआ करता था, जो कि मुगल साम्राज्य में एक सेनापति की भूमिका निभा रहा था। जय सिंह, उसको कि जय सिंह प्रथम बोला जाता है। क्या है ये, जय सिंह प्रथम, जय सिंह फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। जय सिंह प्रथम को यहाँ पर भेजा था। दूसरी तरफ से मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और इस युद्ध का जो परिणाम था, वो परिणाम यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर एट द एंड शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। इस युद्ध का परिणाम यहाँ पर जो हुआ वो एट द सेम टाइम देखा जाए तो पुरंदर की संधि पर यह युद्ध खत्म होता है। पुरंदर की संधि, और ये पुरंदर की संधि भी ज्यादा नहीं उसी दिन हो जाती है, जिस दिन ये युद्ध होता है उसी दिन समाप्त हो जाता है, उसी दिन संधि कर लेते हैं। और ये भी 11 जून 1665 में ही ये संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और यहाँ पर इस युद्ध को शिवाजी ही खत्म करते हैं, क्योंकि शिवाजी यहाँ पर एक कंक्लूजन में आ गए थे कि कल को अगर हम यहाँ पर युद्ध करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मराठा जो एम्पायर था वो कहीं ना कहीं मुगल की जो राजपूती सेना थी, जय सिंह के नेतृत्व में जो सेना थी उससे कमजोर थी। यानी कि जय सिंह के द्वारा पुरंदर की जो किले की थी उसकी घेराबंदी कर ली गई थी, वो पूरी तरीके से शिवाजी यहाँ पर घिर गए थे। घिरने के बाद में शिवाजी को यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी का जो किला था, पुरंदर का किला, वो चारों तरफ से जय सिंह की सेना ने घेर लिया था। तो घेरने के बाद में शिवाजी यहाँ पर समझौते के हस्ताक्षर के लिए मजबूर हो गए थे, समझौता यहाँ पर करना पड़ा था। तो यही समझौता जो कहलाता है, ये पुरंदर की संधि के रूप में जाना जाता है, जो कि हुई थी 11 जून 1665 को। पुरंदर की लड़ाई के बाद में पुरंदर की संधि, ठीक है, 11 जून 1665 को ये हुआ था। शिवाजी ने ये महसूस किया था कि अगर हम मुगल साम्राज्य के साथ में युद्ध करते हैं तो ये युद्ध न केवल मुगल हमारे साम्राज्य को, मराठा साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि यहाँ पर जो हमारी रैयत यानी कि हमारी जो प्रजा रह रही है, हमारे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भी यहाँ पर भारी नुकसान होगा। शिवाजी ये नहीं चाहते थे कि साम्राज्य के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी जान माल से हाथ धोना पड़े, और वो यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ में अपनी जान उनको गंवानी पड़े। तो इस कारण से उस नुकसान से बचने के लिए शिवाजी ने यहाँ पर संधि का रास्ता अपनाया था। यानी कि उन्होंने मुगलों के अधीन अपने लोगों को छोड़ने की बजाय, क्योंकि युद्ध होता तो मुगल सेना के अंडर में पूरे लोग आ जाते और यहाँ पर उनको जान माल का नुकसान होता। तो इस कारण से इन्होंने मुगलों के अधीन अपने लोगों को छोड़ने की बजाय एक संधि करने का फैसला किया था, और वही संधि जो कहलाती है वो पुरंदर की संधि के रूप में जानी जाती है। अब सोचिए, ये पुरंदर की जो संधि हुई थी, इसमें कुछ पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे
जो कि यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। ये पुरंदर की संधि जो हुई थी ये छत्रपति शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, ये जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि, ये किसके बीच में हुई थी? ये शिवाजी के बीच में हुई थी और किसके बीच में हुई थी? ये जय सिंह, जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम जरूर लिखिएगा। जय सिंह प्रथम जो कि राजपूती शासक था और मुगल साम्राज्य में सेनापति की भूमिका में यहाँ पर था, जिसने कि पुरंदर के किले की घेराबंदी कर रखी थी। उसके बाद में शिवाजी ने यहाँ पर संधि करने को मजबूर हुए। तो यहाँ पर जो संधि थी, संधि के कुछ प्रमुख बिंदु यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो कि थे यहाँ पर शिवाजी महाराज ने यहाँ पर जो संधि की उसमें 23 किले को इस संधि में रखा था। यानी कि जो उनके जीते हुए किले थे उनमें से 23 किले यहाँ पर मुगल सम्राट को देने के लिए राजी हो गए थे। यानी कि यहाँ पर 23 किले 23 जो किले थे वो मुगल सम्राट को देने के लिए राजी हुए। और उसके बाद अगला बिंदु यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये 23 किले का जो क्षेत्र था वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इनकम वाला क्षेत्र था। लगभग यहाँ पर हर वर्ष, ठीक है ना, कितनी 1 लाख घोड़ों की आय यहाँ से होती थी। घोड़ों की आय वाला क्षेत्र था। एक लाख घोड़ों की आय वाला जो क्षेत्र था, जो कि शिवाजी यहाँ पर मुगल साम्राज्य को जय सिंह प्रथम को यहाँ पर संधि में देने के लिए तैयार हो गए थे। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच में, उसमें दूसरा जो बिंदु था वो था छत्रपति शिवाजी महाराज को जब भी और जहां भी आवश्यकता होगी मुगलों की मदद करने की आवश्यकता थी, यहाँ पर ये बिंदु भी रखा गया था। तीसरा बिंदु था यहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने अपने पुत्र, उनका जो पुत्र था संभाजी महाराज को मुगलों के अधीन रखा था, जिसमें कि 5000 मजबूत जो सैनिक थे वो उनकी सैनिकों की कमान शिवाजी ने यहाँ पर सौंपी गई थी, जो कि मुगलों के अधीन इनको रखने का बात की गई थी। तो तीसरा पॉइंट क्या था? शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों के अधीन रख लिया गया था, यानी कि मुगलों ने अपने दरबार में यहाँ पर रख दिया था, उसके लिए मजबूर किया था। साथ ही साथ में यदि शिवाजी बीजापुर पर नियंत्रण चाहते हैं और वो अगर कोंकण के क्षेत्र पर दावा करना चाहते हैं तो उनको मुगलों को यहाँ पर 40 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। ये 40 लाख जो हुण थे ये मुगलों को भुगतान करने होंगे अगर शिवाजी बीजापुर पर अपना नियंत्रण, बीजापुर का जो नियंत्रण का क्षेत्र था, जिसमें कि बीजापुर का क्षेत्र में जो कोंकण का तटीय क्षेत्र था, जिसमें कि गोवा और इधर वाले जो क्षेत्र आते थे पूरे सह्याद्री पर्वत के, वहां पर अगर शिवाजी दावा चाहते हैं तो मुगलों को 40 लाख जो रुपए थे उसका भुगतान यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब चीजों की यहाँ पर जो शर्तें रखी गई थी, यहाँ पर उन्होंने 23 किलों को छोड़ा था, यानी कि 23 किले उसके एवज में यहाँ पर दे दिए थे। 23 किले और साथ में संभाजी को यहाँ पर मुगलों के दरबार में देना पड़ा था और मुगलों के दरबार में वो यहाँ पर 5000 की सेना के साथ में यहाँ पर अपॉइंट हुए थे। तो इन आवश्यकताओं के साथ में शिवाजी को यहाँ पर आगे राजनीतिक वार्ता के लिए औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाने की सहमत हुए। यानी कि ये सारे पॉइंट थे। उसके बाद में यहाँ पर आगे जाकर ये औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाने के लिए वो सहमत हो गए थे। जब इस पर संधि पर सहमति जय सिंह के द्वारा आ गई थी, देन उसके बाद में आगे जाकर ये औरंगजेब से मिलने के लिए कहां पर? आगरा जाते हैं। ठीक है ना। सहमति के बाद इनका कूच कहां होता है? आगरा होता है औरंगजेब से मिलने के लिए। आगरा आगरा जाते हैं, आगरा के लिए ये तैयार हो जाते हैं, आगरा के लिए ये सहमत हो गए थे। जून 1665 में ये पुरंदर की संधि कंप्लीट होती है।
और इस संधि में शिवाजी को 23 किले जो थे वो मुगलों के हवाले किए थे। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जून 1665 में पुरंदर की संधि ये कंप्लीट हुई और यहाँ पर शिवाजी ने 23 प्रमुख किले जो कि 1 लाख मुगलों के राजस्व वाले, रेवेन्यू वाले जो क्षेत्र था वो पूरा मुगलों के हवाले किया था यहाँ पर, जिसमें कि ये कह सकते हैं कि शिवाजी यहाँ पर अपने आप को बचाने, अपनी प्रजा को बचाने के लिए यहाँ पर ये समझौता करना पड़ा था। उसके बाद में आगे चलकर 1666 में जयसिंह के आश्वासन देने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा आए थे। कब आए थे? 1666 में। कब आए थे ये? 1666 में इनका आगरा आगमन होता है। आगरा में ये मिलते हैं कौन? शिवाजी। 1666 में आगरा आए ये औरंगजेब से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब से उचित सम्मान नहीं मिला उनको, और उचित में सम्मान, रिस्पेक्ट ना मिलने के कारण, ठीक है ना, यहाँ से शिवाजी उठकर चल दिए, यानी कि वो दरबार से उठकर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो इससे औरंगजेब बहुत ज्यादा नाराज हो गया, और नाराज होने के कारण शिवाजी को यहाँ पर कैद कर लिया गया। और कैद करके यहाँ पर आगरा में ही जयपुर भवन है, तो जयपुर भवन में आगरा में उनको कैद किया। कहां पर? आगरा में जयपुर भवन में इनको कैद कर लिया गया, और शिवाजी ने औरंगजेब से समझौता कर लिया कि वो यहाँ पर संभाजी जो उनके पुत्र थे, वो पुत्र को यहाँ पर इनके दरबार में रखेगा। ठीक है ना। तो जब इन्होंने समझौता किया, उस समझौते के एवज में शिवाजी को यहाँ से छोड़ दिया गया था, यानी कि शिवाजी को फिर यहाँ से रिलीविंग मिल गई थी, और आगरा के जयपुर में जो कि कैद किया था वहां से इनको छोड़ दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र संभाजी को, मुगल जो युवराज था उस समय, जो कि औरंगजेब का बेटा था मुअज्जम, जो कि आगे जाकर गद्दी पर बैठता है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसका नाम, जिसने उपाधि धारण की थी, बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम के नाम से, यानी कि बहादुर शाह था, बाद में प्रथम, क्योंकि इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय भी आता है, इसलिए बहादुर शाह की उपाधि धारण करके ये मुअज्जम जो था, ये मुअज्जम जब गद्दी पे बैठता है तब इसका नाम बहादुर शाह होता है। ठीक है ना। तो ये औरंगजेब का पुत्र था मुअज्जम, जिसके सेवा के लिए संभाजी को यहाँ पर मुगल दरबार में रख लिया गया था, जो कि शिवाजी का पुत्र था। तो उस एवज में शिवाजी को यहाँ से रिलीव किया गया, छोड़ दिया गया था, जिनको कि आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो जब इनको रिलीव किया गया, तब औरंगजेब ने इनको इसी समय औरंगजेब के द्वारा, ठीक है ना, इनको क्या, राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि से नवाजा गया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी, और यहाँ से ये वापस अपने क्षेत्र में चले जाते हैं, पूना चले जाते हैं। फिर आगे जाके अंतराल में 4 वर्ष के बाद में देखा जाए तो 4 वर्ष तक शिवाजी शांत बैठते हैं, और 4 वर्ष के बाद में शांत बैठने के बाद में ये फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के 1670 में, 1670 के आसपास, 1670 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर दोबारा से ये मुगलों के साथ में युद्ध प्रारंभ कर लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा दुखी थे, और कहीं ना कहीं पे ये उसका बदला लेना चाहते थे। तो मुगलों के साथ में 1670 में पुनः ये युद्ध शुरू किया, और जो पुरंदर की संधि में खोए हुए जो किले थे, ठीक है ना, जो पुरंदर की संधि में सारे के सारे जो किले इन्होंने खो दिए थे, की संधि में खोए हुए किले, यानी कि उस समय जो किले थे उनको इन्होंने वापस ले लिया, दोबारा से युद्ध किया, और युद्ध करते बाद में खोए हुए किलों को वापस जीत लिया था। और 1670 में मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा जो किले थे, जो पुरंदर की संधि में 23 किले दिए गए थे, उन सभी किलों को इन्होंने 1670 में वापस ले लिया था, मुगलों से दोबारा युद्ध करके। ठीक है ना। 1670 के समय में भी औरंगजेब था, और औरंगजेब के समय में दोबारा से युद्ध किया था, लेकिन इस समय संभाजी उन्हीं की कैद में थे, संभाजी उस तरफ में थे, लेकिन यहाँ पर शिवाजी ने
और मुगलों से हार नहीं मांगनी और मुगलों के साथ में दोबारा युद्ध शुरू किया था 1670 में और वापस लिए। उसके बाद में देखा जाए तो 1670 की ये घटना है जिसको कि कहा जाता है, कौन सी घटना? 1670 की घटना है ये, पुरंदर की संधि के बाद में, पुरंदर की लड़ाई के बाद में सिंहगढ़ की लड़ाई, ठीक है ना, जो कि 1670 में ही होती है, जिसको कि हम आगे यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लड़ाई, जिसको कि कोंडाना के किले की लड़ाई भी कहा जाता है। बाद में जाके इसका नाम सिंहगढ़ की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इसको भी हम समझेंगे कि कोंडाना की लड़ाई को सिंहगढ़ की लड़ाई क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये लड़ाई जो थी सिंहगढ़ की लड़ाई, ये 1670 में लड़ी गई थी, ठीक है ना। तो अब हम आ गए हैं तीसरी लड़ाई पर, जो कि है सिंहगढ़ की लड़ाई, 1670 में हुई थी। और ये 1670 में 4 फरवरी, नोट कीजिएगा, 4 फरवरी 1670 को ये युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके साथ में होता है? ये युद्ध भी छत्रपति शिवाजी के जो सेना नायक थे, जिसका नाम था तानाजी मालुसरे, मालुसरे जो थे, जो कि एक सेनापति थे वो, और मुगल सेनापति था उदयभान सिंह राठौर। उस समय उदयभान सिंह राठौर ये मुगलों की तरफ से लड़ा था, जो कि कोंडाना के किले का सेनापति था। कोंडाना का किला जो कि सिंहगढ़ का किला कहलाता है, उसका सेनापति था उसके बीच में। और छत्रपति शिवाजी के सेनापति सेना नायक तानाजी मालुसरे के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है ना। इसको हम समझेंगे, यहाँ पर एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, जिसको कि बोलते हैं सिंहगढ़, सिंहगढ़ की लड़ाई। सिंहगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 4 फरवरी 4 फरवरी 1670 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसको कि सिंहगढ़ की लड़ाई बोला जाता है। और सिंहगढ़ की जो लड़ाई थी, ये किस किस के बीच में होती है? अगर बात की जाए तो मराठाओं की तरफ से कौन था, मराठाओं की तरफ से कौन था, और मुगलों की तरफ से कौन था, ये भी यहाँ पर याद रखना जरूरी है। तो मराठाओं की तरफ से देखा जाए तो शिवाजी के जो सेना नायक थे, जिनका नाम था तानाजी मालुसरे, तानाजी मालुसरे, ठीक है ना। और मुगलों की तरफ से मुगल का जो राजपूती सेनापति था, जिसका नाम था उदयभान सिंह राठौर, उदयभान सिंह राठौर, उदयभान सिंह राठौर की तरफ, राठौर ने यहाँ पर युद्ध लड़ा था। और यहाँ का जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट था यहाँ पर शिवाजी के जो सेना नायक थे तानाजी, तानाजी ने यहाँ पर बहुत ही वीरता के साथ में युद्ध लड़ा और यहाँ पर शिवाजी की विजय होती है। तो यहाँ का जो परिणाम था, वो परिणाम क्या मिला? यहाँ पर मराठाओं की विजय होती है, मराठा विजय, मराठाओं की यहाँ पर विजय होती है, मराठा यहाँ पर जीत जाते हैं। और ये सिंहगढ़ का युद्ध 1670 4 फरवरी को हुआ था। अगर बात की जाए तो 4 फरवरी 1670 की रात के समय में पुणे के पास में ये सिंहगढ़ के किले में ये युद्ध होता है। और ये युद्ध छत्रपति शिवाजी के सेना नायक तानाजी मालुसरे और उदयभान सिंह राठौर के बीच में हुआ था। उदयभान सिंह राठौर सिंहगढ़ के किले का क्या था? ये दुर्गपति, यानी कि वहां का ये सेनापति था, वहां का ये मेन मालिक था, ये वहीं पर ये रहता था और वहां का ये सेनापति था, ठीक है। तो मुगल सेना का जो सेनापति था जयभान सिंह राठौर, उदयभान सिंह जो उस समय सेना नायक था, कौन था मुगल सेना का सेना नायक जिससे पहले पुरंदर की लड़ाई में? वो था जयसिंह प्रथम। तो जयसिंह प्रथम के अधीन ये कार्य, यानी कि जयसिंह प्रथम ने इसको कोंडाना के किले की जागीरदारी दी थी और कोंडाना के किले का ये दुर्गपति इसको बना दिया गया था। तो उस समय ये सिंहगढ़ के किले, यानी कि कोंडाना के किले का जो दुर्गपति था, और उसके साथ में इसका युद्ध हुआ था। यानी कि किले
की ओर जाने वाली जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में तानाजी तानाजी मालुसरे ने पूरा प्लान किया और वहां पर चढ़ाई की। वो कैसे की बात की जाए तो किले के सामने एक बहुत बड़ी खड़ी चट्टान थी, जो कि जिससे कि इनको आगे प्रवेश करना था, किसको, मराठा सेना और सेनानायक को। तो खड़ी चट्टान पर यहाँ पर इन्होंने उस समय की जो गौहद छिपकली होती है, जिसको कि गौहद बोला जाता है, जो कि दीवार पर चिपक जाती है, जिसको कि यशवंती के नाम से जाना जाता है। यशवंती नाम की एक मॉनिटर छिपकली की मदद से इन्होंने यहाँ पर इस युद्ध में जीत हासिल की थी और उसको स्केल किया था, यानी कि उसी को यहाँ पर रस्सी के सहारे उसको चिपकाया, उसके रस्सी के सहारे उस खड़ी दीवार पर जाने में इनको मदद मिल गई। किसको, तानाजी मालुसरे और उसकी सेना को। तो उसके सहारे ये उस खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर किले की तरफ में पहुंचते हैं। कौन, तानाजी और उनके लोग। जब तानाजी और तानाजी की सेना जब उस छिपकली के सहारे, रस्सियों के सहारे उस खड़ी चट्टान से ऊपर पहुंचती है, तो मुगल सेनाओं के बीच में यहाँ पर टकराव चालू होता है, युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो युद्ध में यहाँ पर तानाजी मालुसरे और जो उदय भान सिंह राठौर, जो कि वहां का दुर्गपति था, वहां का जो दुर्ग का स्वामी था, वो आमने सामने हो जाते हैं। जब आमने सामने होते हैं तो यहाँ पर युद्ध होता है और युद्ध में तानाजी मालुसरे युद्ध के दौरान अपनी ढाल, जिससे कि वो तलवार के तलवार के जो वार थे उसको बचा रहे थे, अचानक वो ढाल उन्होंने खो दी, यानी कि ढाल उनकी गिर जाती है। जैसे ही गिर जाती है तो उस समय ये उनके पास में जो पगड़ी होती है, जो सर पे बंधी होती है, उस पगड़ी को वो अपने हाथ पर बांध लेते हैं। जब हाथ पे बांध के उससे वो एक मतलब उसका ढाल का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर उदयभान सिंह राठौर ने क्या किया था, अपनी तलवार से मालेश्वरी जो तानाजी है, तानाजी के हाथ को, जिससे कि वो ढाल का उपयोग कर रहे थे, उससे उस हाथ को काट देते हैं। जब उनका हाथ कट जाता है तो तानाजी क्या घायल हो जाते हैं, और घायल होते हुए उन्होंने क्या अपने हाथ से एक हाथ से लड़ते हुए उन्होंने उदयभान सिंह राठौर को मार दिया। यानी कि बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हैं और उदयभान सिंह राठौर यहाँ पर मारा जाता है। मारने के बाद में युद्ध में घायल होने के कारण उनका खून काफी बह जाता है। अगर आपने उस पर एक मूवी अभी बनी थी अजय देवगन की, अगर वो देखिए तो उसमें पूरा का पूरा ये जो चित्रण है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंहगढ़ की लड़ाई का, वो पूरा चित्रण उस मूवी में दिखाया गया है, जिसमें कि तानाजी के नाम से वो मूवी बनी है। अगर वो आपने मूवी नहीं देखी है तो उस मूवी को देखिएगा, आपको पूरा का पूरी कहानी याद आ जाएगी। उसमें उदयभान सिंह राठौर का जो रोल था वो सैफ अली खान ने निभाया था। ठीक है, तो ये जो मूवी है, ये मूवी सिंहगढ़ की लड़ाई पर ही लड़ी गई है, जिसमें कि छत्रपति शिवाजी जो कि बैकडोर की भूमिका में थे, और यहाँ पे सेना नायक जो थे तानाजी ने यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई थी इस सिंहगढ़ की लड़ाई में। ठीक है, तो यहाँ पे तानाजी मालुसरे की क्या ना ज्यादा खून बहने से, क्योंकि उनका हाथ कट गया था और घायल हो गए थे, और उदयभान सिंह राठौर मारा जाता है, लेकिन घायल होने के कारण यहाँ पर तानाजी की मृत्यु हो जाती है, तानाजी मारे जाते हैं। और उनके छोटे भाई भी थे जो थे सूर्याजी मालुसरे, और उनके जो मामा थे साला राम। ठीक है ना, ये इन्होंने भी युद्ध लिया था, और युद्ध में बाकी की सेना के साथ में ये दो दो हाथ कर रहे थे और उनको हरा दिया था। हराने के बाद में सूर्याजी मालुसरे जो कि उनके छोटे भाई थे, उन्होंने इस कोंडाना का किला, जो कि आगे जाके सिंहगढ़ का किला बना है, इस कोंडाना का किला, यहाँ की यहाँ का दुर्गपति कौन था, वो था उदयभान सिंह राठौर। जब वो मारा जाता है और तानाजी की जब मृत्यु हो जाती है, तो सूर्य जी मालुसरे जो कि तानाजी का छोटा भाई था, वो इस युद्ध में कोंडाना के किले पर भगवा ध्वज उसने लहरा देता है वो, और कोंडाना के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब तक उनको पता पड़ता है कि तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो जाती है, जब उनको मृत पाया गया, जब शिवाजी ने देखा कि मेरा एक शेर यहाँ पर मारा गया है, तो शिवाजी ने यही कहा था, गढ़ तो हाथ में आ गया है। शिवाजी की यही शब्द थे कि गढ़, यानी कि सिंहगढ़ का जो किला था, कोंडाना का जो किला था, कोंडाना का जो गढ़ था, गढ़ तो हाथ में आ गया है, परंतु मेरा शेर चला गया। शेर का मतलब था तानाजी मालुसरे, जो कि शिवाजी की सेना का एक सेनानायक था, जो कि इस युद्ध में मारा जाता है। तो इस कारण से
यहाँ पर आगे जाकर जब यहाँ पर शेर बोला जाता है तो उसी के नाम पर यहाँ पर कोंडाना के किले का नाम सिंहगढ़ यानी कि शेर के नाम पर सिंहगढ़ रख दिया गया। जब वहां पर तानाजी मालुसरे उस युद्ध में मारे जाते हैं यानी कि उनको शेर के रूप में जब शिवाजी ने बोला कि मेरा शेर यहाँ पर मारा गया है, तो तब जाकर कोंडाना का किला, जो कि पहले नाम इसका कोंडाना का किला था, तो कोंडाना के किले से इसका नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया गया, जो कि शिवाजी ने इनका नाम रखा था। तो समझ में आ गया। सिंहगढ़ का किला जो कि पहले कोंडाना का किला कहलाया जाता था, और वहां पर उदयभान सिंह राठौर उसका दुर्गपति था। लेकिन जब उस युद्ध में तानाजी मालुसरे की मृत्यु होती है और तानाजी मालुसरे के कारण ही वो युद्ध जीता जाता है, तो शिवाजी इस किले का नाम, जो कि कोंडाना का किला था, इसका नाम बदलकर सिंहगढ़ का किला यानी कि सिंहगढ़ रख देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो युद्ध था, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। तो ये था अपना कौन सा सिंहगढ़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको कोंडाना के किले की लड़ाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम कैसे बदला ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं कर्नाटक अभियान पर, जो कि चौथी लड़ाई यानी कि फोटो देखी जाए नवी लड़ाई थी, जो कि शिवाजी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, शिवाजी के लीडरशिप में यहाँ पर लड़ी गई थी, जिसको कि बोला जाता है कर्नाटक का अभियान। यानी कि 1670 के बाद में 1677 में 1677 की बात है ये। कर्नाटक अभियान की शुरुआत 1677 ईस्वी में होती है ये, और इस अभियान में शिवाजी ने, ये अभियान काफी लंबा चला था, और इस 77 के अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मदुरई, वेल्लोर और उसके आसपास के काफी क्षेत्र थे, जो कि कर्नाटक एवं तमिलनाडु का क्षेत्र था। यहाँ पर लगभग इस अभियान में 100 किलो को, कितने 100 किलो को यहाँ पर इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, यानी कि जीत हासिल कर ली थी। ठीक है ना। और हासिल करने के बाद में इन्होंने उस क्षेत्र में, कर्नाटक अभियान के क्षेत्र में, वहां पर दक्षिण भाग की राजधानी के रूप में जिंजी को बनाया था। जिंजी का जो क्षेत्र था, जिंजी का जो किला था, उसको शिवाजी ने दक्षिण भाग की राजधानी बनाया था। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर लिखते हैं कर्नाटक अभियान। ठीक है ना, छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये भी याद करना जरूरी है। कर्नाटक कर्नाटक अभियान, ये अभियान जो होता है ये 1677 ईस्वी में चलता है, और यहाँ पर लगभग 100 किले, 100 किले के आसपास यहाँ पर जीतते हैं शिवाजी जी। जीत होती है यहाँ पर, जो कि अपने कब्जे में करते हैं, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्र थे, जिसमें कि जिंजी, मदुरई, बल्लूर, ठीक है ना, बेलूर वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर 100 किलो को जीत लेते हैं, और आगे जाकर यहाँ पर जिंजी को, दक्षिण भाग की, यानी कि दक्षिण का अभियान था ये, कर्नाटक अभियान, दक्षिण भाग की राजधानी बनाते हैं। दक्षिण भाग की राजधानी बनाते हैं ये। तो ये था कर्नाटक का अभियान, जो कि छोटा सा था, इसको अपन इतने ही पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही समझना है, क्योंकि काफी बड़ा था, 100 किलो की जीत की थी। तो ये प्रमुख थे, इसमें की प्रमुख भाग यही था कि दक्षिण भाग की राजधानी यहाँ पर जिंजी बनाते हैं, जब यहाँ पर दक्षिण के अभियान में 1677 में ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगली जो लड़ाई होती है, वो अगली लड़ाई थी संगमनेर की लड़ाई। संगमनेर की लड़ाई की बात करें तो संगमनेर की लड़ाई 1679 में, 1679 में ये युद्ध हुआ था, जिसको कि संगमनेर की लड़ाई बोला जाता है। और ये लड़ाई थी, ये लड़ाई भी मुगलों के बीच में लड़ी गई थी। संगमनेर की लड़ाई, ये लड़ाई 1669 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और ये लड़ाई मराठा
शिवाजी के नेतृत्व में, और इधर से मुगल थे, मुगलों के बीच में लड़ी गई। मराठा और मुगलों के बीच में ये युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध था ये छत्रपति शिवाजी की, इसको आखिरी लड़ाई बोला जाता है। इधर से शिवाजी थे और इधर से मुगल सेना थी, मुगल सेना, और शिवाजी की ये आखिरी लड़ाई बोली जाती है, क्योंकि इसके बाद में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो घटना है इसको भी समझना जरूरी है। ये जो घटनाएं थी, जब शिवाजी पौरी वाले क्षेत्र से लौट रहे थे, तो मुगल के एक बड़े दल के साथ में यहाँ पर शिवाजी पर घात लगाकर हमला किया। यानी कि मुगल यहाँ पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे शिवाजी का, जो शिवाजी यहाँ से पास हो रहे थे बोरी से। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुगलों ने एक बड़ी सी सेना के साथ में शिवाजी पर घात लगाकर हमला कर दिया, और ये युद्ध लगभग जो संगमनेर की लड़ाई बोली जाती है, ये संगमनेर की लड़ाई लगभग 3 दिन तक चली थी, जिसमें कि शिवाजी की क्या होती है, हार हो जाती है। शिवाजी यहाँ पर हार जाते हैं। ठीक है ना, यही थी, दो ही अपने जीवन की जो लड़ाई थी जिसमें कि इन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। एक पुरंदर की लड़ाई में संधि करनी पड़ी थी, जिसमें कि संधि में इन्होंने 23 किले खोए थे। इससे पहले की बात करें तो पवन खिंड की लड़ाई में ये असफल हुए थे, यहाँ से कि ये सुरक्षित वापस अपने किले पे आ गए थे। और ये थी संगमनेर की लड़ाई, यहाँ पे कि इनको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ से वापस लौटते टाइम अचानक मुगलों ने सेंध मारकर, ठीक है ना, एक बड़े सेना के साथ में घात लगाकर शिवाजी पर हमला कर दिया था, जिससे कि शिवाजी को यहाँ पर संभलने का मौका नहीं मिला, और शिवाजी यहाँ पर हार जाते हैं। शिवाजी के इस युद्ध में सफलतापूर्वक भाग निकलने पे सुरक्षित, यानी कि यहाँ पर हार तो जाते हैं, लेकिन हारने के बाद में ये यहाँ से इनको चकमा देकर, यानी कि मुगल सेना को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलते हैं, और भागने के बाद में ये दोबारा से सुरक्षित अपने रायगढ़ के किले में आ जाते हैं। रायगढ़ ये वापस आ जाते हैं, और रायगढ़ का किला में ये वापस सुरक्षित पहुंच जाते हैं। हार होती है और हारने के बाद में वापस लौट आते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो संगमनेर का था। इसकी डेट ईयर याद कीजिएगा 1669 में, और शिवाजी की आखिरी लड़ाई थी जिसमें कि शिवाजी की हार होती है, क्योंकि अचानक मुगल सेना का घात लगाकर हमला होता है। शिवाजी यहाँ पर पूरी तरीके से बच निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर संभलने का मौका शिवाजी को नहीं मिलता है, और हारने के बाद में ये सुरक्षित रायगढ़ के किले पर आ जाते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद में शिवाजी की यहाँ पर 1680 के समय में, ठीक है ना, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था शिवाजी के जो युद्ध के अभियान थे, वो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में शिवाजी की सेना, शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का जो राजस्व प्रशासन था, इन सभी को हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी जो शिवाजी के युद्ध थे, 10 युद्ध मैंने आपको इस 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए। इसी के साथ में इस क्लास को मैं यहीं कंप्लीट करता हूं। अगले में हम शिवाजी के अगला पॉइंट आगे का हम कंप्लीट करेंगे। शिवाजी की सेना क्या थी, शिवाजी में जो अष्ट प्रधान थे वो कौन कौन से थे, शिवाजी का जो शासन प्रशासन था, राज्य प्रशासन, वो कैसा रहा, साथ ही साथ में उसका जो राजस्व की जो नीति थी, पॉलिसी थी, वो क्या थी, ये भी हम इसमें समझने वाले हैं अगली क्लास में। तो सो मच। और साथ ही साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए, और साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रही है, तो उस पीडीएफ से भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।